ये वीडियो क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए है और सीनियर क्लास के विद्यार्थी जो हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए ये वीडियो है। देखिए, अब लेसन टीचिंग का कार्य तो कक्षाओं में शुरू हो गया लगभग। हम क्वेश्चन आंसर पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस, और हमारा लेसन है हाउ योगा हील्स। देखिए, ये लेसन बहुत ही अच्छा लेसन है। इसके दो पार्ट हैं। हाउ योगा हील्स जो पहला पार्ट है, अर्थात योगा कैसे स्वस्थ करता है। हील्स माने स्वस्थ बनाना या स्वस्थ करना। योगा कैसे स्वस्थ रखता है। अब योगा के विषय में तो आज के इस युग में जितना हम कहें उतना कम है, क्योंकि बीमारियां भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। जो इस लेसन में बताई गई बीमारियां हैं वो प्राय हर घर में एक दो सदस्यों को, एक दो लोगों को मिलती हैं। तो योगा से बहुत लाभ मिलता है। सबसे बड़ा इस पाठ का सार यही है कि योगा यदि आदमी करता रहता है तो बहुत सी बीमारियों से बचा रहता है, होती ही नहीं है। तो पहला क्वेश्चन कुछ इसी तरह का सा निकल के आता है कि व्हाट डिजीजेज किन बीमारियों के लिए, लिखते जाइए आप। फॉर व्हाट डिजीजेज किन बीमारियों के लिए कैन योगा बी, कैन बी हो सकता है, कैन बी। इन दोनों को देखिए एक साथ, कैन बी योगा थेरेपी। कौन सी बीमारियां हैं जिनके लिए योगा एक चिकित्सा पद्धति हो सकता है। थेरेपी मानी चिकित्सा पद्धति। कौन सी बीमारियां हैं जिनके लिए योगा एक चिकित्सा पद्धति की तरह काम में आ सकता है, यानी एक चिकित्सा पद्धति बन सकता है योगा उन बीमारियों के लिए। तो योगा से, अर्थात योगा से कौन सी बीमारियों को हम नियंत्रित कर सकते हैं, कौन सी बीमारियों से हम बच सकते हैं, उसके बारे में पूछा गया है। तो लेसन में काफी सारी बीमारियों के बारे में लिखा है। पहले ही लगभग लेसन के पहले ही पार्ट में, पहले एक दो पैरे में बीमारियों संबंधी बातें आई हैं। देखिए, योगा कैन बी थेरेपी, योगा कैन बी ए थेरेपी, योगा एक चिकित्सा पद्धति हो सकता है। कैन बी ए थेरेपी, योगा कैन बी ए थेरेपी, योगा एक चिकित्सा पद्धति हो सकता है फॉर कैंसर, कैंसर की बीमारी में, इनफर्टिलिटी, बांझपन की बीमारी में, लंग डिजीजेज, फेफड़ों संबंधी बीमारी में जहां संकुचन विलयन होता है फेफड़े में, श्वसन क्रिया यदि आदमी की बहुत अच्छी रहनी चाहिए तो हमारे फेफड़े स्वस्थ हों, ये बहुत जरूरी है। तो योगा से, अब योगा में जो श्वसन संबंधी प्राणायाम होता है उसका बहुत लाभ मिलता है फेफड़े को। तो लंग डिजीज को भी फेफड़े संबंधी बीमारी को भी योगा द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये स्नायु संबंधी बीमारी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस मांसपेशी स्नायु संबंधी बीमारी, टेंशन, ये तनाव, हाँ, पार्किंसंस डिजीज, इसके अलावा पार्किंसन संबंधी बीमारी को भी योगा द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। इंसोमेनिया होता है नींद संबंधी बीमारी, अनिद्रा, नींद नहीं आना, यानी अनिद्रा की जो बीमारी है उसको भी योगा द्वारा स्वस्थ किया जा सकता है। हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप की बीमारी को भी हम योगा द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। टेंशन, तनाव की बीमारी, ऑस्टियोफोरोसिस, हड्डियों संबंधी बीमारी जिसमें हड्डियां चटकने लगती है, हड्डियां कमजोर हो जाती है शरीर में, तो हड्डियों की बीमारी को भी योगा द्वारा स्वस्थ किया जा सकता है। एंड जॉइंट पेन और जोड़ों का दर्द, इन सब बीमारियों में योगा एक चिकित्सा पद्धति की तरह काम में आ सकता है। दोबारा देखिएगा एक बार, योगा कैन बी ए थेरेपी, योगा एक चिकित्सा पद्धति बन सकता है फॉर कैंसर के लिए, इनफर्टिलिटी, बांझपन में, लंग डिजीज, फेफड़ों संबंधी बीमारी में, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, स्नायु तंत्र संबंधी बीमारी में, पार्किंसंस की बीमारी में, इंसोमेनिया, अनिद्रा की स्थिति में, हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप में, टेंशन, तनाव में,
ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों संबंधी बीमारी में, एंड जॉइंट पेन और जोड़ों की बीमारी में। इन सब में योगा एक चिकित्सा पद्धति की तरह काम में लिया जा सकता है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिएगा, विच डिजीजेज कौन सी बीमारियां, विच डिजीजेज कौन सी बीमारियां आर कॉज्ड के कारण से होती, आर कॉज्ड बाय स्ट्रेस, तनाव के कारण से होती है। आर कॉज्ड बाय स्ट्रेस, तनाव के कारण से होती है। कौन सी बीमारियां तनाव के कारण से होती हैं? तनाव, चिंता। तो तनाव एक बहुत बुरी स्थिति है जो निरंतर चलता है। यदि ये स्थिति निरंतर चलती है तो बहुत सी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। ये खुद भी बीमारी और ये बहुत सी बीमारियों का सिम्टम्स भी है, कारण भी है, लक्षण भी है। तो देखिए, तनाव से क्या क्या बीमारी हो सकती है, इसका अनुमान लगाया गया है नीचे। मेडिकल रिसर्च एस्टिमेट्स, मेडिकल रिसर्च एस्टिमेट्स, चिकित्सकीय अनुसंधान में अनुमान लगाया जाता है। एस्टिमेट्स माने अनुमान लगाया जाता है। इसको लिखिए ठीक से, मेडिकल रिसर्च एस्टिमेट्स, चिकित्सकीय अनुसंधान में अनुमान लगाया जाता है दैट की अबाउट 90% ऑफ डिजीजेज, कि लगभग, अबाउट माने लगभग, 90% ऑफ डिजीजेज, 90% बीमारियां और स्ट्रेस रिलेटेड, तनाव से संबंधित होती है, और स्ट्रेस रिलेटेड, तनाव से संबंधित होती है। चिकित्सकीय अनुसंधान में इस बात का अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 90% बीमारियां और स्ट्रेस रिलेटेड, तनाव से संबंधित होती हैं। आफ्टर ए फ्यू ऑफ देम, उनमें से कुछ, ए फ्यू ऑफ देम, उनमें से कुछ और हैं। ए फ्यू ऑफ देम आर caused by overactive stress. A few of them are caused by overactive stress. A few of them are caused by के कारण से होती, are caused by को लिखिए, के कारण, ये पैसे वो इसमें, are caused by के कारण से होती है। किसके कारण से? overactive stress, तनाव की अधिकता के कारण से। overactive stress, तनाव की अधिकता। कुछ एक बीमारी तो उनमें से कौन सी है जो तनाव की अधिकता के कारण से होती है? तनाव जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ये बीमारियां होती हैं। सम ऑफ देम आर, उनमें से कुछ हैं। सम ऑफ देम आर, उनमें से कुछ हैं। उन सम ऑफ देम और उनमें से कुछ हैं, आर तक, उनमें से कुछ हैं। डिप्रेशन, अवसाद, ये भी एक तनाव का ही रूप है। अवसाद, एक भाव शून्य किसी स्थिति बन जाती है रोगी की, जो एक ही पोजीशन में, एक ही पोस्चर में बैठा रहता है, शून्य में ताकता रहता है, ऐसी स्थिति डिप्रेशन, अवसाद की स्थिति होती है। एंजाइटी, चिंता, लगभग दोनों समान, ये चिंता का एक बड़ा रूप है अवसाद। चिंता से शुरू होती है बीमारियां। एंड सम टाइप्स ऑफ डायबिटीज, और कुछ प्रकार की मधुमेह, कुछ प्रकार की मधुमेह भी इसमें शामिल है। यानी कि शुगर संबंधी कुछ प्रकार के, जो शुगर के जो कुछ प्रकार हैं वो भी इसमें शामिल हैं, जो स्ट्रेस से रिलेटेड है, यानी स्ट्रेस से होती है ये बीमारियां। आगे देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी इन द फाइट और फ्लाइट सिस्टम। व्हाट इज द रिएक्शन, क्या प्रतिक्रिया होती है, व्हाट इज द रिएक्शन, क्या प्रतिक्रिया होती है, ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर की, व्हाट इज द रिएक्शन, क्या प्रतिक्रिया होती है, ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर की, इन फाइट और फ्लाइट सिस्टम, लड़ो या भागो की स्थिति में। यानी ये कहा गया है कि जब कोई खतरे का एहसास होता है तो हमारा शरीर, जब भी कोई थ्रेट होता है इस तरह का, तो हमारा शरीर स्वतः ही एक सिस्टम को एक्टिवेट करता है, और हमारा माइंड ये आदेश देता है हमारी बॉडी को कि या तो इस खतरे से लड़ो और या इस भाग जाओ, अपने आप को बचाव करो।
तो इसमें क्या क्या, जब ये सिस्टम जब ये सिस्टम शरीर में एक्टिवेट होता है तो उस समय क्या क्या रिएक्शन होते हैं शरीर में, क्या क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं शरीर में, ये सब बातें आपको बतानी है। जब कोई खतरे का एहसास हो और उस समय जब ये स्थिति बनती है शरीर में कि फाइट और फ्लाइट, लड़ो या भागो, उस स्थिति में हमारे शरीर में और भी कई चेंजेस होते हैं। तो उन चेंजेस के बारे में पूछा गया है, काफी प्रतिक्रियाएं होती हैं, उन प्रतिक्रियाओं के बारे में पूछा गया है। क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं? फाइट और फ्लाइट सिस्टम, ये जो फाइट और फ्लाइट सिस्टम है, लड़ो या भागो वाली जो व्यवस्था है, इज द एक्टिविटी, ये गतिविधि होती है, इज द एक्टिविटी, ये गतिविधि है ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसको ऐसे ही बोलिए, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की ही एक्टिविटी है, यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और बाद में एक दूसरा जो है वो शरीर में एक दूसरी एक्टिविटी शुरू होती है जिसका नाम होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब शुरू होता है? जब अचानक कोई खतरे वाली स्थिति उत्पन्न होती है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम शरीर में शुरू हो जाता है, अर्थात शरीर को अपने आप यह आदेश मिलता है दिमाग से कि लड़ो या तो इस परिस्थिति से या भागो। तो इसी का दूसरा नाम फाइट और फ्लाइट सिस्टम भी है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का ही दूसरा नाम फाइट और फ्लाइट सिस्टम है। तो फाइट और फ्लाइट सिस्टम एक एक्टिविटी है, किसकी एक्टिविटी है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी है, यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक दूसरा नाम है, ये मान कर चलिए आप। मैनी चेंजेस, बहुत से परिवर्तन, मैनी चेंजेस मानी बहुत से परिवर्तन, टेक प्लेस मानी होते हैं, मैनी चेंजेस बहुत से परिवर्तन टेक प्लेस होते हैं इन द बॉडी, शरीर में, इन इट, इसमें, यानी जब ये सिस्टम शरीर में शुरू होता है तो शरीर में और भी बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। यानी कोई खतरा सामने आया, शरीर को कमांड मिली, माइंड से कमांड मिलती है, शरीर को आदेश मिलता है, यानी कि लड़ो और या भागो, या तो लड़कर इसको काबू में करो या भाग जाओ, अपना बचाव करो। जब ये इस तरह की कमांड मिलती है बॉडी को तो उस समय शरीर में और भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं, और भी बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। कौन से परिवर्तन आते हैं? हार्ट रेट, एक तो दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर एंड स्वीटिंग, पसीना जो आता है, इंक्रीज, ये सब बढ़ जाते हैं, पसीना आना ये सब बढ़ जाते हैं, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप बढ़ जाता है, स्वीटिंग, पसीना बहुत ज्यादा, पसीना जो आने की प्रक्रिया है, ये सब इंक्रीज, ये सब बढ़ जाते हैं, इंक्रीज बढ़ जाते हैं इन दिस रेस्पॉन्स, इस रेस्पॉन्स में, इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के रेस्पॉन्स में, या फाइट और फ्लाइट वाले इस सिस्टम में, इस रेस्पॉन्स में ये सारी चीजें बढ़ जाती है। हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, स्वीटिंग, पसीना आने की प्रक्रिया बढ़ जाती है, और भी बहुत चीजें होती हैं, लेकिन हमारा ये शॉर्ट आंसर है, इसमें हम इतना लिख लें तो भी पर्याप्त है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आइए, राइट द मेन हैजर्ड्स, प्रमुख खतरा लिखिए, राइट माने लिखिए द मेन हैजर्ड्स, प्रमुख खतरे ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस के, तनाव से होने वाले प्रमुख खतरों को लिखिए। राइट द मेन हैजर्ड्स, प्रमुख खतरों को लिखिए, ऑफ स्ट्रेस, तनाव से उत्पन्न होने वाले प्रमुख खतरों को लिखिए। इसी को दूसरी भाषा में पूछा जाएगा, और लगाए बीच में या अथवा। व्हाई इज स्ट्रेस हार्मफुल, स्ट्रेस हार्मफुल क्यों है? व्हाई इज मानी क्यों है, स्ट्रेस, तनाव, हार्मफुल, नुकसानदायक, टू आवर बॉडी, हमारे शरीर के लिए। ये जो तनाव है ये हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक क्यों है? तो भाई तनाव पहले ही कहा जा चुका है कि तनाव बहुत सी बीमारियों का कारण बनता है। स्ट्रेस इज हार्मफुल टू आवर बॉडी, तनाव हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। स्ट्रेस इज हार्मफुल, तनाव नुकसानदायक है, टू आवर बॉडी, हमारे शरीर के लिए, बिकॉज, क्योंकि, हार्ट रेट, दिल की धड़कन, हार्ट रेट, दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप एंड स्वीटिंग, और पसीना आना, हाईली इंक्रीज, ये बहुत तेजी से बढ़ जाता है, हाईली इंक्रीज, तेजी से बढ़ जाता है इन स्ट्रेस, तनाव की स्थिति में।
देखिए तनाव की स्थिति में क्या क्या परिवर्तन हो जाते हैं, ये नुकसानदायक क्यों है? क्योंकि एक तो हार्ट रेट बढ़ जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप भी बढ़ जाता है, शरीर में खून की जो चक्कर लगाने की गति है वो बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, एंड स्वीटिंग, पसीना आने की प्रक्रिया शरीर में वो तेज हो जाती है। ये सब बढ़ता ही नहीं बल्कि हाईली इंक्रीज, बहुत अत्यधिक बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। इंक्रीज माने बढ़ना, हाईली माने बहुत ज्यादा। इन स्ट्रेस, तनाव की स्थिति में ये सब चीजें होती, और ये सब चीजें ज्यादा समय तक शरीर के लिए अच्छी नहीं होती। कभी थोड़ी देर के लिए अगर ऐसा कुछ हो तो शरीर में तनाव आता है तो ये सब हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन बहुत लंबे समय तक यदि तनाव की स्थिति रहती है शरीर में तो वो बहुत नुकसानदायक है। शैलो ब्रीथिंग, स्लोइंग डाउन मेटाबॉलिज्म, शैलो ब्रीथिंग, ये जो सांस फूलना जब तनाव की स्थिति होती है और ये सब चीजें होती हैं तो श्वास की जो प्रक्रिया है ना ब्रीथिंग की, वो भी नियंत्रित नहीं रहती। तो ऐसी स्थिति में स्लोइंग मेटाबॉलिज्म, शरीर का जो उपापचयी क्रियाएं हैं, भोजन पाचन करने की जो क्रियाएं हैं वो मेटाबॉलिज्म कहलाती है, उपापचयी क्रियाएं, वो भी स्लोइंग डाउन, वो भी मंद पड़ जाती है। तो ये सारी समस्याएं इसमें आती हैं। हाँ, आगे देखिए 5वें क्वेश्चन को देखिए, वाई इज कॉर्टिसोल गुड? कॉर्टिसोल हार्मोन है, तो ये लेसन में इस बात का जिक्र आया है कि कॉर्टिसोल एक नॉर्मल लेवल तक जब शरीर में रहता है तो बहुत फायदे वाला होता है। तो वाई इज कॉर्टिसोल गुड? कॉर्टिसोल अच्छा क्यों है? वाई इज क्यों है कॉर्टिसोल हार्मोन गुड, अच्छा, फॉर आवर बॉडी, हमारे शरीर के लिए? तो कॉर्टिसोल हार्मोन हमारे शरीर के लिए अच्छा क्यों है? तो आंसर में आइए, कॉर्टिसोल इज ए हार्मोन, कॉर्टिसोल एक हार्मोन है, इट इज गुड, ये अच्छा है, फॉर आवर बॉडी, हमारे शरीर के लिए, एट नॉर्मल लेवल, एक सामान्य स्तर तक, एट नॉर्मल लेवल, एक सामान्य स्तर तक कॉर्टिसोल हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है, एक सामान्य स्तर तक बना रहे तो अच्छा होता है। इट हेल्प्स, ये मदद करता है, टू मेंटेन बॉडी एक्टिव, मेंटेन माने बनाए रखने में, बॉडी माने शरीर को, एक्टिव माने सक्रिय, शरीर को सक्रिय बनाए रखने में मदद करता है। हेल्प्स टू मेंटेन बॉडी एक्टिव, शरीर को सक्रिय बनाए रखने में मदद करता है। एंड रेगुलेट्स, और नियंत्रित करता है, रेगुलेट्स माने नियंत्रित करता है, मेटाबॉलिज्म, उपापचयी क्रियाओं को, शरीर की जो उपापचयी क्रिया होती है उसको नियंत्रित करता है। एंड ब्लड प्रेशर और रक्तचाप को भी नियंत्रित करता है। यदि ये नॉर्मल लेवल में होता है तो शरीर को एक्टिव बनाए रखता है, रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म को यानी कि उपापचयी क्रियाओं को भी नियंत्रित करता है। एंड ब्लड प्रेशर और रक्तचाप को भी सही बनाए रखता है। इसके बाद में आइए 6 क्वेश्चन में, अगले छठे प्रश्न में आइए, डिस्क्राइब, वर्णन कीजिए, द इम्पैक्ट, प्रभाव का, ऑफ हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल की जो हाई लेवल, ऊंचा स्तर होने पर, हाई लेवल माने ऊंचा स्तर, देखो यहाँ तो सामान्य कॉर्टिसोल नॉर्मल लेवल पे तो अच्छा है, लेकिन हाई लेवल पे होने पे अच्छा नहीं। तो हाई लेवल का क्वेश्चन भी है, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट, उस प्रभाव का वर्णन कीजिए, ऑफ हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल का जो उच्च स्तर हो जाता है उसका जो प्रभाव शरीर पर पड़ता है, ऑन आवर बॉडी, हमारे शरीर पर कॉर्टिसोल के उच्च स्तर का जो प्रभाव पड़ता है उसका वर्णन कीजिए, उसके बारे में बताइए, डिस्क्राइब माने बताइए या वर्णन कीजिए। तो देखिए क्या है आंसर, द हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल की उच्च स्तर, हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल का उच्च स्तर, कैन सप्रेस द इम्यून सिस्टम, कैन सप्रेस माने दबा सकता है, प्रभावित कर सकता है, कैन सप्रेस दबा सकता है इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता को, हमारे शरीर की जो हमें स्वस्थ रहने की क्षमता होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, उससे कॉर्टिसोल का जो हाई लेवल होता है वो प्रभावित कर सकता है, उसे दबा सकता है। इट कैन कॉज
स्लीपिंग सिकनेस इसके कारण से हो सकती है, इट कैन कॉज स्लीपिंग सिकनेस, नींद की बीमारी, इसके कारण से नींद की बीमारी भी हो सकती है। जब ये हाई लेवल का हो जाता है तो नींद, इंसोम्निया शब्द आया था पहले 1 नंबर क्वेश्चन में, यानी कि जब ये हाई लेवल का हो जाता है तो नींद की बीमारी हो जाती है। इससे नींद शुरू में आती नहीं है, बाद में ज़्यादा आती है, ऐसी कुछ स्थिति बनती है। एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, और भूख नहीं लगने की बीमारी हो जाती है। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख जो लगनी चाहिए सही समय पर वो नहीं लगती। तो हाई लेवल ऑफ कोर्टिसोल के कितने नुकसान हैं? ये हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम को खत्म कर देता है, ये स्लीपिंग सिकनेस की स्थिति उत्पन्न कर देता है, नींद की बीमारी की स्थिति उत्पन्न कर देता है। एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, और भूख नहीं लगती जब इसकी मात्रा ऊंची हो जाती है। और भी है, इट्स हाई लेवल कैन ऑल्सो इंक्रीज, इसका उच्च स्तर, इट्स हाई लेवल कैन ऑल्सो इंक्रीज, बढ़ा सकता है, इसका उच्च स्तर बढ़ा सकता है हार्ट रेट, दिल की धड़कन को भी बढ़ा सकता है, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप को भी बढ़ा सकता है, इन दोनों को भी बढ़ा सकता है। इसका उच्च स्तर कैन ऑल्सो इंक्रीज हार्ट रेट, इसका उच्च स्तर कैन ऑल्सो इंक्रीज हार्ट रेट, हमारे दिल की धड़कन भी बढ़ा सकता है, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप को भी बढ़ा सकता है। कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड, ये दोनों कॉर्टिसोल के सह उत्पाद हैं। अर्थात कॉर्टिसोल की मात्रा अधिक बढ़ती है, शरीर में हाई लेवल जाता है तो ये दो उत्पाद और उत्पन्न होते हैं जो कतई अच्छे नहीं होते। कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड रिजल्टिंग, इनका परिणाम होता है इन हार्ट अटैक के रूप में इनका परिणाम निकलता है। तो ये दोनों ही ठीक नहीं होते शरीर के लिए। हाँ देखिए, इस 7वें क्वेश्चन को देखिए, हाउ कैन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बी एक्टिवेटेड, कैन बी एक्टिवेटेड, इसको देखिए, कैन बी एक्टिवेटेड, सक्रिय किया जा सकता है। हाउ, किस प्रकार से, कैन बी एक्टिवेटेड, सक्रिय किया जा सकता है। हाउ, किस प्रकार से, किसे, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसको तो इसी नाम से बोला जाएगा। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को किस प्रकार से शरीर में एक्टिवेट किया जा सकता है, सक्रिय किया जा सकता है। तो पाठ को यदि पढ़ा है ठीक से और आपको ध्यान है तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बाद की स्थिति है। यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में एक आदेश, एक कमांड मिलती है शरीर को कि फाइट और फ्लाइट, लड़ो या भाग जाओ। लेकिन इतना ही नहीं होता, उसके साथ शरीर में और भी परिवर्तन होते हैं। रक्तचाप बढ़ जाता है, यानी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, मांसपेशियों में तनाव उत्पन्न होता है, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन लेखक का ये कहना है कि ये सारी चीजें शरीर के लिए अधिक समय तक ठीक नहीं होती। वापस शरीर को सामान्य स्थिति में लाने के लिए शरीर के अंदर एक दूसरी व्यवस्था तुरंत एक्टिवेट होती है और उस व्यवस्था का नाम है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। यानी पहले सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट हुआ था तब तो शरीर को कमांड मिली थी कि फाइट और फ्लाइट, लड़ो या भाग जाओ। लेकिन अब तनाव की स्थिति खत्म हो गई, वो जो थ्रेट था, वो जो कोई खतरा था वो टल गया, फिर भी शरीर सामान्य स्थिति में नहीं आया तो शरीर के लिए खतरनाक हो सकता है। अब उसको सामान्य स्थिति में लाने के लिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम एक्टिवेट खुद भी कर सकते हैं। स्वतः इसको अपने आप एक्टिवेट होने में समय लग जाता है, लेकिन हम स्वयं भी इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, स्वयं भी इसको सक्रिय कर सकते हैं। तो कैसे सक्रिय किया जा सकता है, यही पूछा है। द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है बिकम्स एक्टिवेटेड, सक्रिय हो जाता है, बिकम्स मानी हो जाता है, एक्टिवेटेड मानी सक्रिय, यानी योगा की मदद से कर सकते हैं। योगा की मदद से हम ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को जल्दी एक्टिव कर सकते हैं। तो बिकम्स एक्टिवेटेड, ये सक्रिय हो जाता है व्हेन द थ्रेट एंड स्ट्रेसर, जब, व्हेन मानी जब, द थ्रेट मानी खतरा, एंड स्ट्रेसर या तनाव उत्पन्न करने वाला कोई कारक
यानी कोई खतरा और या तनाव उत्पन्न करने वाला कोई कारक हैज पास्ट गुजर चुका होता है। हैज पास्ट मानी गुजर चुका होता है, जा चुका होता है। यानी जो खतरा उत्पन्न हुआ था और खतरा उत्पन्न होते सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बॉडी में एक्टिवेट हुआ था, अब वो खतरा तो टल गया और उसके टलने के बाद ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये एक्टिवेट हो जाता है, जागृत हो ये सक्रिय हो जाता है। लेकिन हम इसे स्वतः सक्रिय होता है तो बहुत समय ले लेता है। कहना ये है लेखक का कि यदि हमारा योगा में विश्वास है तो हम इसे जल्दी भी कर सकते हैं, सक्रिय कर सकते हैं। यानी कि श्वास फूल रही है, श्वास को रोकना, लंबी श्वास लेना, गहरी श्वास लेना, ये प्राणायाम द्वारा भी संभव। इट कैन बी एक्टिवेटेड, इसे सक्रिय किया जा सकता है। कैन बी एक्टिवेटेड, इसे सक्रिय किया जा सकता है बाय डीपेनिंग, डीप मानी गहरा होता है, डीपेनिंग द ब्रीथ, गहरी श्वास लेकर, डीपेनिंग द ब्रीथ, गहरी श्वास लेकर, एंड बाय रिलैक्सिंग स्केलेटल मसल्स, और मांसपेशियों को ढीला छोड़कर। रिलैक्सिंग माने ढीला छोड़ना, आराम की स्थिति में लाना, मांसपेशियों को आराम की स्थिति में लाकर, स्केलेटल मसल्स माने मांसपेशियों को आराम की स्थिति में लाकर। मेन बात तो श्वसन क्रिया से जुड़ी हुई है। हम गहरी श्वास लेके इस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर सकते हैं। हमारी मांसपेशियों में भी हम थोड़ा आराम की स्थिति में लाएंगे, उनको थोड़ा सा ढीला छोड़ेंगे, थोड़ा सा हम व्यायाम किसी पोजीशन में लाएंगे अपनी मांसपेशियों को, तो निश्चित रूप से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे शरीर में जल्दी एक्टिव हो जाएगा। तो ये हो गए। हाँ, तो ये रेनबो का लेसन 5 है और उसका पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट हमने पिछले वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चंस कर लिए थे और इस सेकंड पार्ट का के शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें कर रहे हैं। तो देखो ये जो पार्ट है लेसन प्योरिटी इज पावर, यानी कि पवित्रता ही शक्ति होती है, बहुत ही अच्छा लेसन है। और इसमें सबसे अच्छी बात तो ये है कि महज परीक्षा के लिए क्वेश्चन तैयार करने हैं इस दृष्टि से पढ़ने वाला लेसन नहीं है। ये जीवन में काम आने वाला लेसन है पूरा का पूरा। इसमें एक सेंटेंस इसका महत्व रखता है। तो देखिए, देखते हैं हम। प्योरिटी पावर यानी कि पवित्रता का जीवन में महत्व है। लेखक ने इतनी बातें लिख दी कि जितना हमारा माइंड सोच नहीं सकता कि हमें कहाँ कहाँ पवित्रता रखनी है। इसी से ये क्वेश्चन पुट अप हुए हैं जो लेसन की क्वेश्चन है। इन विच एरियाज, किन क्षेत्रों में, इन विच एरियाज, किन क्षेत्रों में, इन विच एरियाज, डू हेल्पिंग वर्ब है जो आवश्यकता होती है या जरूरत होती है। वी नीड प्यूरिटी, हमें पवित्रता की, शुद्धता की आवश्यकता होती है। किन क्षेत्रों में हमें पवित्रता की आवश्यकता होती है, शुद्धता की आवश्यकता होती है। लेसन में इतना विस्तार से बताया गया है, आप चाहे जितना लिख सकते हो। आपकी वर्ड लिमिट, यानी कि इस पे एक लॉन्ग क्वेश्चन भी डालेंगे बाद में, आपकी वर्ड लिमिट जितना आपको रिक्वायर करती है आप उतना लिखो। इसमें पर्याप्त मैटर मिलेगा लेसन में आपको कि हमें कहाँ कहाँ प्यूरिटी की आवश्यकता पड़ती है। एक बार दोबारा देखिएगा प्रश्न। इन विच एरियाज, किन क्षेत्रों में डू वी नीड प्यूरिटी, हमें पवित्रता की आवश्यकता होती है, शुद्धता की आवश्यकता होती है। तो लेखक ने अपने मन के विचारों से लेकर के हर जगह जहां हमें आवश्यकता पड़ती है, हम जिस बात के लिए सोचें, हमारा माइंड सोच सकता है, वहां भी सारे फील्ड लिखे हैं, सारे क्षेत्र लिखे हैं जहां हमें पवित्रता की आवश्यकता पड़ती है, शुद्धता की आवश्यकता पड़ती है। हमने अपने वर्ड लिमिट के हिसाब से कुछ एक लिखे हैं। देखिए, वी नीड प्यूरिटी, हमें पवित्रता की आवश्यकता पड़ती है। वी नीड मानी हमें आवश्यकता पड़ती है, प्यूरिटी मानी पवित्रता की। इन ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ, इन मानी में, ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ, जीवन के सभी क्षेत्रों में, यानी जीवन के सभी क्षेत्रों में हमें पवित्रता की आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल सही बात है। हम किसी भी क्षेत्र में अपवित्र यानी कि अशुद्ध रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारी जो लाइफ स्टाइल है, जीवन शैली है, वो प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती। तो वी नीड प्योर फूड, हमें शुद्ध भोजन चाहिए। नीड मानी चाहिए,
यह आवश्यकता है। प्योर फूड, शुद्ध भोजन, हमें शुद्ध भोजन चाहिए, अर्थात भोजन शरीर को पुष्ट रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए पहली आवश्यकता है वो शुद्ध चाहिए। प्योर वाटर, शुद्ध पानी चाहिए, यानी हमारा खान पान शुद्ध हो। साफ साफ लेसन में इन सब बातों का जिक्र हुआ है कि हमें शुद्ध भोजन चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए, प्योर एयर, हमें शुद्ध हवा चाहिए, प्योर एनवायरनमेंट, शुद्ध पर्यावरण चाहिए, हमारे आसपास का पर्यावरण भी शुद्ध होना चाहिए। प्योर लव, पवित्र प्रेम चाहिए, एंड हार्ट, और पवित्र दिल की भावनाएं चाहिए। पवित्र प्रेम और पवित्र मन की या दिल की भावनाएं चाहिए। तो ये सब, इन सब चीजों में हमें पवित्रता की आवश्यकता है। और भी लिखे हैं प्योर सोसाइटी, हम जिस समाज में रहते हैं वो भी पवित्र होना चाहिए। प्योर सोसाइटी, पवित्र समाज चाहिए। प्योर नॉलेज, हमारा ज्ञान विशुद्ध होना चाहिए, विशुद्ध ज्ञान अच्छा नहीं होता। यानी कि प्योर नॉलेज, शुद्ध ज्ञान चाहिए। शुद्ध ज्ञान से क्या तात्पर्य होता है? डाउट्स नहीं होने चाहिए, विश्वास के साथ जो सीखा जाए उस पर पूरा विश्वास हो कि भाई जो मैंने सीखा है पूरे विश्वास के साथ सही सीखा है, तो उसको प्योर नॉलेज बोलते हैं। प्योर थॉट्स, पवित्र विचारों की आवश्यकता है हमें, यानी कि हमारे विचार भी शुद्ध होने चाहिए। शुद्ध विचारों से तात्पर्य होता है कि हमारे विचार ज्यादा से ज्यादा लोगों का अच्छा करने के बारे में होने चाहिए, लोगों का हित करने के बारे में होने चाहिए, यानी ब्रॉड माइंडेड टाइप के विचार होने चाहिए हमारे, यानी वो अधिक से अधिक अच्छाई के बारे में सोचने वाले विचार। प्योर माइंड शब्द के दोनों ही अर्थ होते हैं, दिमाग और मन। इंग्लिश में ये बोला जाए कि आपके मन में क्या है तो अभी व्हाट इज इन योर माइंड, और ये बोला जाए कि आपके दिमाग में क्या है तो व्हाट इज इन योर माइंड, यानी माइंड, मन और दिमाग। अब हमारा मन भी शुद्ध चाहिए, एंड प्योर स्पीच, और हमारी वाणी भी शुद्ध चाहिए। यानी कि इतने फील्ड तो इसमें लिख दिए गए, लेसन में और भी बहुत सी जगह इसका जिक्र है। यानी ये जो प्रमुख फील्ड है, प्रमुख क्षेत्र हैं, यहां हमें पवित्रता की आवश्यकता होती है। सेकंड क्वेश्चन में ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, आप ध्यान दीजिएगा। ये जो 1 नंबर क्वेश्चन हमने अभी किया है इसको बार बार पढ़िए। सेकंड क्वेश्चन, राइट द इंपोर्टेंस, महत्व लिखिए, राइट माने लिखिए, द इंपोर्टेंस, महत्व ऑफ प्योर एनवायरनमेंट, प्योर एनवायरनमेंट, शुद्ध पर्यावरण, शुद्ध पर्यावरण का महत्व लिखिए। भाई पर्यावरण में क्या नहीं आता, ऊपर जो बातें आई है वो सारी भी तो आती हैं। इसके अलावा पर्यावरण, बाहरी परिवेश को ज्यादा, इस पर्यावरण शब्द हम लेते हैं तो हमारा सराउंडिंग जो है ना, हमारे जो आसपास का वातावरण है वो सबसे ज्यादा इसमें शामिल होता है। फिर भी लिखिए, एक बार पुनः देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को, राइट द इंपोर्टेंस, महत्व लिखिए, ऑफ प्योर एनवायरनमेंट, शुद्ध पर्यावरण का महत्व लिखिए। प्यूरिटी ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण की पवित्रता, प्यूरिटी ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण की पवित्रता इज है वेरी एसेंशियल, वेरी एसेंशियल माने अत्यावश्यक, एसेंशियल शब्द को लिख लीजिए, अत्यावश्यक। पर्यावरण की शुद्धता अत्यावश्यक है फॉर ओवरऑल हेल्थ, संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए। ओवरऑल हेल्थ का अर्थ लिखो आप, संपूर्ण स्वास्थ्य, यानी आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ रहना है। संपूर्ण स्वास्थ्य का मतलब हमारे विचार भी शुद्ध हो, दिमाग भी शुद्ध हो, मन भी शुद्ध हो, वहां तक, अर्थात कोई शरीर में बीमारी नहीं हो, इतना ही नहीं। ओवरऑल हेल्थ से तात्पर्य हो जाता है कि हम सोचें वो भी अच्छा सोचें। तो प्यूरिटी ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण की शुद्धता या पवित्रता इज वेरी एसेंशियल, अत्यावश्यक है फॉर ओवरऑल हेल्थ, संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए। पर्यावरण की शुद्धता संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए अत्यावश्यक है। एनवायरनमेंट शुड बी प्योर, पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए, शुड बी प्योर माने शुद्ध होना चाहिए, शुड बी प्योर शुद्ध होना चाहिए, एंड क्लीन और साफ सुथरा होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। पर्यावरण शुद्ध और स्वच्छ होना चाहिए, पर्यावरण शुद्ध और स्वच्छ होना चाहिए। अर्थात ये बात बिल्कुल
आज से नहीं सदियों से कही जाती आ रही है कि हमें अपने आसपास के सराउंडिंग्स को बहुत ही साफ सुथरा रखना चाहिए। प्योर फूड, शुद्ध भोजन, प्योर वाटर, शुद्ध पानी, प्योर एयर, शुद्ध हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, शुद्ध होगी तो फेफड़े भी सुरक्षित रहेंगे, शरीर भी ठीक रहेगा, यानी शुद्ध ऑक्सीजन हमें मिलती रहेगी। प्योर सोसाइटी, शुद्ध समाज, ये भाई विचारों से बनता है। अन्य चीजें तो होती हैं लेकिन लोगों की सोच अच्छी बनेगी तो समाज अच्छा बनेगा। प्योर सोसाइटी, शुद्ध समाज एंड ऑल अदर थिंग्स, और अन्य बहुत सी वस्तुएं, ऑल अदर थिंग्स, अन्य बहुत सी बातें आर इंक्लूडेड, शामिल की जाती हैं। आर इंक्लूडेड का लिखो, और इंक्लूडेड माने शामिल की जाती हैं इन एनवायरमेंट, पर्यावरण में। पर्यावरण शब्द व्यापक है। इसकी जो इसके अंदर जो निहित चीजें होती है ना, बहुत व्यापक है, इसका दायरा सीमित नहीं है। हमें तो थोड़ा बहुत इसमें जितना अपना वर्ड लिमिट रिक्वायर करता है उतना बताना है। बाकी इसमें पर्यावरण में आप बहुत कुछ लिख सकते हो, पूरा का पूरा लेख, पूरा का पूरा ऐसे लिखते हो आप हिंदी में, इंग्लिश में 400 शब्दों में, 450 शब्दों में पर्यावरण पे लिखते हो। तो पर्यावरण बहुत व्यापक शब्द है, आप जितना चाहो लिख दो। ऐसे टॉपिक में कभी वर्ड लिमिट की कोई शॉर्टेज नहीं होती। तो पर्यावरण में और भी बहुत सी बातें शामिल है, ये जो ऊपर बताई आपने ये तो है ही। वी शुड मेक प्योर देम, वी शुड मेक, हमें करना, मेक प्योर, शुद्ध बनाना चाहिए, शुड मेक प्योर, शुद्ध बनाना चाहिए, देम, इन सबको, फॉर ओवरऑल हेल्थ, संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए। ये जो पर्यावरण में चीजें शामिल हैं, इन सबको हमें शुद्ध करना चाहिए, पवित्र बनाना चाहिए, फॉर ओवरऑल हेल्थ, संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए। हाँ, तो ये तीसरा, थर्ड क्वेश्चन को देखिए। हाउ डिड द thief react when Pavhari Baba offered him more food? ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, फिर इसको हम विस्तार से समझते हैं। हाउ डिड thief react? thief react, पहले इसको देखिए। चोर ने प्रतिक्रिया करी थी, हाउ माने किस तरह से। हाउ डिड द thief react? चोर ने किस तरह से प्रतिक्रिया करी थी। When पवहरी बाबा ऑफर्ड, जब पवहरी बाबा ने ऑफर्ड हिम, ऑफर्ड का अर्थ वैसे तो प्रस्तुत करना, पेश करना, यानी यहाँ अर्थ सीधा सीधा अर्थ लगाइए, गिव, देना, प्रदान करना। ऑफर्ड हिम मोर फूड, और भोजन दिया था। जब पवहरी बाबा ने उसे और भोजन दिया था तो चोर ने किस तरह की प्रतिक्रिया करी थी, किस तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। ठीक से समझ में आ गया। हाउ द thief react, डिड का मतलब है था, थे पास्ट की अभिव्यक्ति बनेगी। किस प्रकार से चोर ने प्रतिक्रिया करी थी। व्हेन पवहरी बाबा ऑफर्ड हिम मोर फूड, जब पवहरी बाबा ने उसे और भोजन दिया था। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के जो संदर्भ में कहानी है, जहां से एक क्वेश्चन निकाला है, आपसे पूछा गया है, वो मैं आपको संक्षिप्त बता दूं। पाठ में पढ़ी होगी लेकिन फिर भी बता दूं। एक जगह लेखक इस बात का जिक्र करता है कि पवित्रता की उपस्थिति में बुरी से बुरी शक्ति भी पवित्र हो जाती है। यानी पवित्रता की उपस्थिति में बुरी शक्तियां भी पवित्र हो जाती हैं, यानी कि उनकी बुराई नष्ट हो जाती है और वो भी अच्छे बन जाते हैं। सीधे सीधे शब्दों में कहूं तो लेखक का कहना यह था कि अच्छा आदमी की संगति में आकर के बुरा आदमी भी अच्छा आदमी बन जाता है। और इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया था, और एग्जाम्पल दिया था पवहरी बाबा का। यानी पवहरी बाबा एक संत थे, अपने आश्रम में सो रहे थे। एक चोर उनके आश्रम में आ गया। अब बाबा जी के पास और क्या मिलता, खाने का कोई पात्र थे, उनमें चोर ने भूखा था, वो भोजन का एक पात्र उठाया और रवाना हो गया। बाबा ने देखा कि चोर चला गया, भोजन का एक पात्र लेकर चला गया। बाबा उठे और उठ करके उन्होंने भोजन के जो शेष पात्र थे वो उठाए और चोर के पीछे चले गए। जाकर के उन्होंने उसको रोका और कहा कि ये भोजन पर्याप्त नहीं है, आराम से बैठकर ये भोजन जो मैं लाया हूं सारा तुम कर लो। जब बाबा के ऐसे वचन सुने तो चोर भी अच्छा बन गया।
तो देखिए अब उत्तर आपके समझ में इजीली आ जाएगा कि कहानी क्या वास्तव में। जिन्होंने ठीक से पाठ पढ़ा है उनके तो वैसे याद होगी, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके भी समझ में इजीली आ जाएगा। तो व्हेन पवहरी बाबा ऑफर्ड, जब पवहरी बाबा ने प्रदान किया, ऑफर्ड दिया, मोर फूड और भोजन दिया। मैंने बताया ना कि बाबा ने कुछ बर्तन भोजन के और पड़े थे वो उठाए और ले जाकर उसको दे दिए कि ये सारा भोजन कर लो तुम, ये पर्याप्त नहीं है तुम्हारे लिए। तो जब बाबा ने उसको और भोजन दिया टू द थीफ, चोर को, तो ही चेंज्ड, तो वो परिवर्तित हो गया। चेंज्ड माने परिवर्तित हो गया। तो चोर बदल गया, चोर की प्रवृत्ति बदल गई। चेंज्ड बाय द अफेक्शनेट वर्ड्स, स्नेह पूर्ण शब्दों से परिवर्तन आ गया उसमें। ही चेंज्ड, उसमें परिवर्तन आ गया था। बाय द अफेक्शनेट वर्ड्स, स्नेह पूर्ण शब्दों से। अफेक्शनेट वर्ड्स माने स्नेह पूर्ण शब्द। ऑफ बाबा, बाबा के स्नेहपूर्ण शब्दों से चोर में परिवर्तन हो गया था, चोर बदल गया था। और परिवर्तन होते ही उसका जो आगे का स्टेप था ना, उससे पता लग गया था कि वो बदल चुका है। क्या किया था उसने? ही प्रोस्ट्रेटेड हिमसेल्फ। प्रोस्ट्रेटेड, साष्टांग प्रणाम करना, दंडवत प्रणाम करना, यानी कि पूरा किसी के चरणों में लेट जाना। तो वो बाबा के सामने साष्टांग प्रणाम किया था उसने, प्रोस्ट्रेटेड हुआ, यानी कि दंडवत प्रणाम किया था उसने, बाबा के चरणों में लेट गया था वो। बिफोर द संत माने बाबा के सामने, संत के सामने, वो संत के सामने उसने दंडवत प्रणाम किया था, यानी कि वो एक अच्छे संत की संगति में आया और उनके अफेक्शनेट वर्ड्स का, स्नेहपूर्ण शब्दों का उसके ऊपर इतना प्रभाव पड़ा कि उसकी मनोवृत्ति बदल गई। ये वो बुरा था, अच्छे के संपर्क में आया, अच्छा बन गया। तो यहाँ लेखक ये कहना चाहते हैं कि प्यूरिटी में वो शक्ति होती है, प्यूरिटी में वो शक्ति होती है कि वो बुरी से बुरी शक्ति को भी अच्छाई में बदल सकती है। अब अगले क्वेश्चन में आइए। हाउ वाज गौतम्स ईगो प्यूरिफाइड? हाउ वाज गौतम्स ईगो प्यूरिफाइड? गौतम्स ईगो, गौतम का अहंकार, हाउ वाज प्यूरिफाइड, किस तरह से पवित्र हुआ था? गौतम का जो ईगो था, अहंकार था, वो किस तरह से पवित्रता में बदल गया था? हाउ वाज प्यूरिफाइड, किस तरह से पवित्रता में बदल गया था? फिर देख लीजिए, छोटा सा क्वेश्चन है, लैंग्वेज समझ में अच्छी तरह आ गई होगी। हाउ वाज प्यूरिफाइड, किस तरह से पवित्रता में बदला था, पवित्र हुआ था गौतम्स ईगो, गौतम का अहंकार। देखिएगा इस क्वेश्चन के आंसर में भी एक संदर्भ, एक रेफरेंस की आवश्यकता है। मतलब एक कहानी है कि किस तरह से एक ऋषि गौतम को अहंकार हो गया था अपनी शक्तियों पर। और वो कैसे हुआ था कि वो कुछ शक्तियां प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे थे। अब जिस देवता को, डायटी को उन्होंने चुना, जिस देवता से उन्होंने घोर तपस्या करी और फिर एक दिन सुबह जल्दी नदी में स्नान करने के लिए प्रवेश कर गए। अब नदी में स्नान कर रहे थे तो एक सारस ऊपर एक पेड़ पर बैठा था और वो पेड़ की टहनी उधर ही झुकी हुई थी और उस सारस ने ड्रॉपिंग्स यानी कि बीट कर दी और वो बीट ऋषि के सिर पे आके गिरी। अब ऋषि को थोड़ा गुस्सा आ गया और ऋषि ने कठोर नजर से उस सारस को देखा तो देखते ही सारस मरकर नीचे गिर गया। अब ये देखकर ऋषि को बड़ी खुशी हुई कि मैं जिस शक्ति को प्राप्त करने के लिए इतनी तपस्या कर रहा था वो मुझे प्राप्त हो गई, यानी कि मैं किसी को नजर से देखकर भी खत्म कर सकता हूँ, ऐसी शक्ति मुझे प्राप्त हो गई। इस शक्ति का अहंकार उन्हें हो गया। कुटिया में आ गए, अपने आश्रम में आ गए और सुबह सुबह भिक्षा लेने के लिए पड़ोस के आसपास की जगह गए तो वहां एक घर के सामने खड़े होकर भिक्षा दे कहा। उन्होंने भिक्षा के लिए आवाज लगाई तो गृहिणी जो भिक्षा देने के लिए आने वाली थी उसको थोड़ा समय लग गया। अब समय लग गया तो गौतम को इस समय शक्तियां प्राप्त थी, थोड़ा गुस्सा आया, क्रोध आया। इतने में गृहिणी आ जाती है भिक्षा लेकर के और गौतम के सामने आते ही उनका चेहरा देखकर वो अनुमान सब लगा लेती है और कहती है कि हे ऋषि, मैं कोई सारस नहीं हूं जो आपके देखते ही मर जाऊंगी। मैं अपना घर गृहस्थी का काम कर रही थी इसलिए देर हुई है। अब ये सब सुना तो गौतम बहुत
आश्चर्य में पड़ गए कि इसको कैसे पता, मैंने जो कुछ किया, मैंने जो कुछ सोचा, इस बात का इस गृहिणी को कैसे पता लगा। तो उस महिला ने गौतम से कहा कि शक्तियों के बारे में ज्यादा जानना चाहते हो तो मैं एक और व्यक्ति का एड्रेस आपको बताती हूँ, वहां चले जाइए। तो गौतम को उस दूसरे व्यक्ति का एड्रेस मिला, वहां गए गौतम, और वहां जाने के बाद उन्होंने देखा कि वो भी एक साधारण सा आदमी था। उस आदमी ने कहा कि चलो घर चलते हैं। घर लेके गया गौतम को, और गौतम ऋषि घर में चले गए तो बैठ गए एक जगह। अब गौतम ऋषि से वो बात नहीं कर रहा था, इतना ही बता रहा था कि आपने सास को मार दिया, उस महिला से आपकी बात हुई जिसने आपको यहाँ भेजा है, मैं सब जानता हूँ आपके बारे में। गौतम ऋषि को इतना तो पता लग गया कि ये बहुत बड़ा साधक हो सकता है, लेकिन उन्होंने देखा कि कोई तपस्या का कोई सामान नहीं इसके पास। वो कहता है कि मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, बाद में और बातें आपसे बाद में करूंगा। तो गौतम ऋषि की समझ में आ गया कि सेवा के साथ साथ सिद्धियां प्राप्त करने वाले लोग हैं ये, और अहंकार नाम से नहीं है। तो उन दो अच्छे लोगों के संपर्क में आने से गौतम ऋषि का अहंकार भी खत्म हो गया। इसी पे प्रश्न बना है कि हाउ वाज गौतम्स ईगो प्यूरिफाइड, कि गौतम का अहंकार कैसे पवित्र हुआ था। अब आप आंसर में आ जाइए, आपके समझ में आ जाएगा। आपने जब भी इस लेसन को पढ़ा, नहीं पढ़ा, या फिर पढ़ा था तो आप थोड़ा माइंड से निकल गया तो भी इजीली समझ जाओगे आप इस कहानी से कि गौतम्स ईगो वाज प्यूरिफाइड, गौतम का अहंकार पवित्रता में बदल गया था। गौतम का अहंकार पवित्रता में बदल गया था बाय ए पियस लेडी, एक पवित्र महिला के द्वारा। गौतम का अहंकार पवित्रता में बदला गया था बाय ए पियस लेडी, एक पवित्र, पियस माने पवित्र, एक पियस लेडी, एक पवित्र महिला के द्वारा, एंड ए पियस मैन, और एक पवित्र पुरुष के द्वारा। एक पवित्र महिला ने और एक पवित्र पुरुष ने गौतम के अहंकार को पवित्रता में बदल दिया था। गौतम वाज सरप्राइज्ड, गौतम को बड़ा आश्चर्य हुआ था। गौतम वाज सरप्राइज्ड, गौतम आश्चर्यचकित थे। गौतम वाज सरप्राइज्ड का अर्थ होगा गौतम आश्चर्यचकित थे। टू मीट देम, उनसे मिलकर, टू मीट माने मिलकर, देम माने उनसे, गौतम उनसे मिलकर आश्चर्यचकित थे। दे न्यू यानी वे, यानी वो स्त्री और पुरुष के लिए दिया है। दे न्यू, वे जानते थे, ऑल सब कुछ, व्हाट एवर ही डिड, जो कुछ उसने किया था, व्हाट एवर ही डिड, इसका लिखो, व्हाट एवर ही डिड, जो कुछ उसने किया था, वे सब जानते थे। दे न्यू ऑल, वे सब कुछ जानते थे। व्हाट एवर ही डिड, जो कुछ उसने किया था, एंड व्हाट एवर ही थॉट, और जो कुछ उसने सोचा था, इन हिज माइंड, अपने मन में या अपने दिमाग में, अपने मन में या अपने दिमाग में ऋषि ने जो कुछ सोचा था या जो कुछ उसने किया था, वे सब कुछ जानते थे। दस, इस प्रकार से हिज ईगो वाज प्यूरिफाइड, उसका अहंकार पवित्रता में बदल गया था। 10, इस प्रकार से हिज ईगो वाज प्यूरिफाइड, उसका अहंकार खत्म हो गया था और पवित्र हो गया था। हाँ, ये देखिए 5वां और लास्ट क्वेश्चन, हु इज प्योर, कौन पवित्र है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखक के अनुसार, लेखक के अनुसार पवित्र आदमी कौन सा आदमी है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ठीक से तैयार करना। तो लेखक ने किसे पवित्र माना है। सीधी सी बात है कि प्योरिटी ऑफ माइंड की बात होती है इसमें, जिसका मन पवित्र है वो पवित्र है। तो लेखक के अनुसार कौन है जो पवित्र व्यक्ति है, हु इज प्योर, कौन पवित्र है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखक के अनुसार, द ऑथर सेज दैट, लेखक कहते हैं कि, लेखक कहते हैं कि द पर्सन, की व्यक्ति, हुज माइंड, जिसका मन, हुज माने जिसका, हुज माइंड, जिसका मन, इज प्योर, पवित्र है। लेखक कहते हैं कि हुज माइंड इज प्योर, कि जिसका मन पवित्र है, वी कैन से हिम, हम उसे कह सकते हैं। वी कैन से हिम, हम मॉडल का यूज हुआ है कैन का, वी कैन से हिम, हम उसे कह सकते हैं एज ए प्योर पर्सन, एक पवित्र आदमी, हम उसे पवित्र आदमी कह सकते हैं। जिसका मन यानी मन पाप रहित है, छल कपट आदि मन में नहीं है, किसी के प्रति कोई दुराग्रह या पूर्वाग्रह मन में नहीं है, और एकदम शुद्ध मन से कोई बात कहने वाला आदमी है, तो उसे हम पवित्र आदमी, प्योर पर्सन कह सकते हैं। प्योरिटी ऑफ माइंड, मन की पवित्रता,
प्यूरिटी ऑफ माइंड मन की पवित्रता मैक्स बनाती है, क्या क्या बनाती है, अवर विजन हमारे दृष्टिकोण को, वर्ड्स हमारे शब्दों को, अवर डीड्स हमारे कार्यों को प्योर पवित्र बनाती है। दोबारा देखिए, प्यूरिटी ऑफ माइंड मन की पवित्रता मैक्स कर देती है या बना देती है, अवर विजन हमारे दृष्टिकोण को, यह अवर सबके साथ है, अवर वर्ड्स हमारे शब्दों को, एंड अवर डीड्स और हमारे कार्यों को प्योर पवित्र बना देती है। मन की पवित्रता इन तीन चीजों को पवित्र बनाती है, हमारे दृष्टिकोण को पवित्र बनाती है, हमारे शब्दों को पवित्र बनाती है और हमारे कार्यों को पवित्र बनाती है। ए प्योर पर्सन, एक पवित्र व्यक्ति, हैज पावर, एक पवित्र व्यक्ति में शक्ति होती है, हैज पावर माने शक्ति होती है, पवित्र व्यक्ति में शक्ति होती है टू चेंज ए बैड पर्सन, एक बुरे आदमी को बदलने की, टू चेंज मानी बदलने की, ए बैड पर्सन मानी एक बुरे आदमी को इनटू ए गुड पर्सन, अच्छे आदमी में, यानी पवित्र व्यक्ति में एक बुरे आदमी को अच्छे आदमी में बदलने की शक्ति होती है।